जय महेश। आदरणीय सभापति महोदय एवं समस्त कार्यकारी मंडल, मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, आप सभी को जय महेश। लॉकडाउन का ये पीरियड चल रहा है, लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। शुरुआत के दौर में ऐसा रहा कि हम लोगों को लगा कि चलो कुछ समय हमको मिला। तत्पश्चात कुछ समय बाद ऐसे लगने लगा कि कब तक घर में बैठे रहेंगे। हम सब के सब लोग अपने आप में कोई अलग अलग ढंग से परेशान होता रहा। लेकिन जिस ढंग से ये समस्या हमारे बीच आई है, ये समस्या को हम सामना कर रहे हैं, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया इसके लिए जुटे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे समाज और हमारे देश की बात है, हम इसमें काफ़ी हद तक सफल हैं। मुश्किल की घड़ी ये है, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में हमको धैर्य और प्रतीक्षा का परिचय देना बहुत आवश्यक है। इस धैर्य और प्रतीक्षा से एक बात मुझे याद आई। किसी एक दिन महापुरुष ने कहा कि धैर्य और प्रतीक्षा से हर समस्या का समाधान हो सकता है। जब ये धैर्य और प्रतीक्षा की बात जब चली तो किसी एक व्यक्ति ने उठकर उस महापुरुष से एक सवाल पूछा कि आपका कहना है कि हम हर समस्या पर मात कर सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न ऐसा है कि जिसको आप नहीं हल कर सकते इस धैर्य और प्रतीक्षा के साथ। महापुरुष ने पूछा, ऐसा कौन सी बात है जो धैर्य और प्रतीक्षा के साथ नहीं हो सकती? उन्होंने कहा कि चलने में मुझे पानी पकड़ के दिखा दीजिए, धैर्य और प्रतीक्षा के साथ। महापुरुष मुस्कुरा दिए, हंसकर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह भी संभव है। अगर आप पानी को चलने में पकड़ लो, नीचे कोई ताट, कोई थाली लगा दो और ठीक ऐसे के ऐसे ही फ्रिज में सरका दो और तब तक प्रतीक्षा करो जब तक उसका बर्फ नहीं जम जाता, आप चलने में भी पानी पकड़ सकते हो। महापुरुष का ये जवाब सुनकर सब लोग खुश हो गए। हमें उसमें से ये सीखना है कि इस वक्त ये धैर्य और प्रतीक्षा केवल एक की नहीं है, केवल इस देश के प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, केवल हमारे समाज के अध्यक्ष की नहीं है। हम सब की धैर्य और प्रतीक्षा की ये परीक्षा है और यहां पर हमको इसका परिचय देना होगा। इसके लिए कुछ अलग अलग नियम बने हैं, उस नियम के तहत भी हमें जाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें यह है कि हमको इसमें डिसिप्लिन के साथ रहना होगा। यहां पर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन से एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आया। जब मैं लगभग 8-9 में पढ़ता होगा, हमारे स्कूल की एक ट्रिप जा रही थी। मैथमेटिक्स के एक टीचर थे जो बार बार मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते एक बार डिसिप्लिन 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 कहते थे। एक दिन मैं खड़ा हो गया और सर से मैंने कहा कि सर, आप मैथमेटिक्स के पीरियड में इतना डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्यों पढ़ाते हो, इतना डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्यों करते हो? सर ने मुझे उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, हमारे गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक बात थी, जब 8 दिन बाद हमारा जब कहीं पिकनिक का टूर अरेंज हुआ, हमको कहीं सफर पर जाना था केवल 1 दिन के लिए, तब सारे के सारे बच्चे, हम लड़के लड़कियां सब इकट्ठा हो गए और उसमें हमारे मैथमेटिक्स के जो गुरुजी थे, टीचर थे, वो भी हमारे साथ चले। बहुत सुंदर जगह थी, पीछे पहाड़ी थी, सामने नदियां बह रही थी। दोपहर का वक्त था, हमारा भोजन हमने समाप्त किया और हमारे टेंट में हम जहाँ रुके थे वहाँ जाकर विश्राम कर रहे थे, कुछ गपशप लड़ा रहे थे। हमारे सर ने हमको आवाज दिया, आ जाओ बच्चों, सब इकट्ठा हो जाओ। हम लोग सब उस नदी के किनारे इकट्ठा हो गए। सर ने कहा, इतना सुहाने मौसम, इतना सब कुछ। सर ने एक सवाल पूछा, एक बात बताइए, तुम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो, ये नदिया का पानी किधर से किधर बहता है? ज्यादा बोलने की आदत थी, मैंने फट से कहा, सर ये तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है, पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। सर ने कहा, एग्जैक्ट, बहुत सही। सर ने कहा कि अब मुझे एक बात बताइए कि अगर इस नदी के ये 2 किनारे नहीं होते तो पानी का बहाव किधर जाता? मैंने कहा, सर फिर पानी का बहाव किधर भी जा सकता था, फिर वो नदी थोड़ी रहती, फिर तो बहाव रहता, बाढ़ रहती। सर ने कहा, बस डिसिप्लिन इसी का नाम है। अगर हमारे जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, हमारे जिंदगी का बहाव किधर भी जा सकता है, हमारी जिंदगी नहीं रहेगी। इस कोरोना के पीरियड में, इस लॉकडाउन के पीरियड में हमको धैर्य और प्रतीक्षा, साथ साथ ये डिसिप्लिन कि सोशल डिस्टेंसिंग, जितना भी जो गाइडलाइंस ऊपर से आ रही, उस गाइडलाइंस के तहत हमको ये काम करना है। अब ये सारा काम करते करते हमको एक मन में, कई बार कई लोगों के मन में ऐसे विचार आता है
कि कब तक चलेगा ये, कैसे होगा हमारा फ्यूचर, कैसे होगा हमारा भविष्य, क्या करेंगे हम। कितनी सारी बातें, कितनी सारी समस्याओं को वो फोकस करके बैठे हैं कि आगे चल के बिजनेस नहीं होगा तो कैसे करेंगे, फिर पैसे नहीं आएंगे, फिर इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितनी सारी बातें, इतनी सारी, मैं समझता हूँ कि सारी की सारी नकारात्मक बातें हमारे पास दौड़ रही है। ये चिंता का विषय नहीं, चिंतन का विषय। इसको चिंतन कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये समस्या आई है, कुछ परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, उनको हमको बदलना हमारे हाथ में नहीं है। उसको ऐसे वक्त स्वीकार करना है और स्वीकार करके शांति से सोचकर ऐसे काम करना है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे श्री मोदी जी ने, आपने देखा ही होगा, ऐसी इन समस्याओं में ऐसे ऐसे हल निकाले हैं कि हम खुद आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि इसके पहले भी कोई सरकार थी, इसके पहले भी ऐसी परिस्थितियां आई थी। 1998 में भी शायद कुछ हुआ था ऐसा, साइक्लोन का पीरियड चला था, सरकार ने हाथ लटक दिए थे। केदारनाथ की बाढ़ आई, सरकार का रोल बहुत कम रहा। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति में जब वो एक एक चीज का सोच समझ के रास्ता निकाल रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारा साथ देना यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये बातें केवल मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूं कि हमको ये करना है, लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में अब हमें क्या करना है। धैर्य प्रतीक्षा करना है, डिसिप्लिन रखना है, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब हमको हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए कुछ योजनाएं बनानी है, कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ चिंतन उसके लिए करना है। और शायद ये समय उसी के लिए आया है। कितनी धैर्य प्रतीक्षा के साथ और कितनी हिम्मत के साथ आदरणीय भाई साहब श्याम जी सोनी ने भी अपना एक प्लान रखा, अपना एक फंड इकट्ठा कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा फंड पीएम फंड को जा रहा है। उसके पीछे का हमारा अस्तित्व, जब ऐसे ऐसे वक्त पर जब कोई मौका पड़ता है तो हमारा ये समाज हर बार डट कर खड़ा रहता है। ये उनका दिखाने का जो धाड़स है, इसका हमें सही मायने में उसकी तारीफ करनी चाहिए। जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से होना चाहिए। ऊपर भी हमारे कुछ लोग हैं, और जब इतिहास गवाह है, गांधी जी के सपोर्ट में भी कोई हमारे समाज का ही बंदा था, मोदी जी के सपोर्ट में भी हमारे समाज के ही बंदे, हम सब लोग जानते हैं इस बात को। अब ऐसे वक्त हमारे समाज के हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता का क्या काम, ऐसे वक्त हम सबके लिए एक ऐसा मौका आया है कि हम आत्मचिंतन करें। आत्मनिर्भर की बात तो भी बहुत दूर है, पहले हम आत्मचिंतन करें। इस आत्मचिंतन में हमको ये सोचना है कि हमें जोड़ना कैसे है। जोड़ने का एक बहुत अच्छा समय हमको मिला है। परिवार के कई ऐसे सदस्य होते हैं, हमारे कई ऐसे मित्र होते हैं, समाज बंधु भी होते हैं, कई हमारे व्यवसायिक बंधु भी होते हैं, जिनसे हमने बहुत समय से बात नहीं की। आराम से हम उसको कॉल करें, उनसे संपर्क करें, उनके हाल हवाल पूछें, अपने बारे में बताएं, उनके बारे में जानें। ऐसे से उनको बहुत अच्छा लगेगा। पिछले 2 महीने में ये प्रैक्टिकल मैंने कई जगह किया है, और ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनको हमने साल भर में बात नहीं की, ऐसे व्यक्तियों को हमने फ़ोन किया। मैंने फ़ोन करके पर्सनली उनसे बात की, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, उनको भी बड़ा अच्छा लगा, और उससे एक अलग बॉन्डिंग तैयार हो गई। ये बॉन्डिंग हमको तैयार करना है। अब आ जाए हम स्व-अवलोकन पर, हमारा एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस, कि हमें करना क्या है, हमारे भीतर क्या सुधारना का। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा तरीका है। हमारे करीबी जितने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों के साथ बैठे, उनको सिर्फ एक सवाल पूछना है, मेरे अंदर किस चीज में मैं सुधार लाऊं। 99% हर फैमिली में, हर परिवार में, हर व्यक्ति को जवाब मिलेगा, लेकिन उस जवाब को बड़े धैर्य के साथ सुनना, उसके ऊपर चिंतन करना, उसके ऊपर मनन करना, और उसको सुधार कैसे ला सकते हैं उसका हम प्रयास करना। ये प्रयास हमको कहाँ कहाँ पर काम आएगा। जैसे ही मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी ने कह दिया उदाहरण के तौर पर कि भाई आपको गुस्सा बहुत आता है, आपने तो आपका गुस्सा कम कर देना चाहिए। तो ऐसा वो जब कहते हैं, मतलब वो हमारे वेल विशर है, उनको सबसे पहले धन्यवाद दीजिए। उसके बाद हमारा गुस्सा कहाँ कहाँ पर, किन किन बातों पर आता है, इसका विचार कीजिए, और फिर वो गुस्सा मैं कैसे कम करूं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग चिड़चिड़ करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, किसी किसी को थोड़ा झूठ बोलने की आदत होती है। हमारी झूठ बोलने की आदत, हमको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन सबको पता चलता है और सब लोग आपस में फिर बात करते रहते हैं। तो हमको उस आदत को भी, तो हमारी जो आदतें जो हमारी सफलता का मार्ग रोकती है, उन आदतों को हमें ठीक करना है।
उन आदतों को जैसे ही हम ठीक करेंगे, एक अच्छा नागरिक तो हम बनेंगे ही बनेंगे। और फिर उसके बाद हमको सोचना है कि इस परिवार के लिए मैं क्या दे सकता हूं, मेरे परिवार के लिए मेरा योगदान क्या रहेगा। और जब परिवार का सोचना हो जाए तो उसके बाद थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाएं, एक स्टेप आगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। यहाँ पर आज हमारी वो आवश्यकता भी बन चुकी है। माहेश्वरी समाज की लगातार संख्या कम हो रही, हम सबको पता है। ये संख्या क्यों कम हो रही, इसके लिए कई चर्चाएं हो चुकी हैं, कई बार परिचर्चा हुई, कई बार अध्यक्ष महोदय ने, सभापति महोदय ने अपने भाषण में इसकी विस्तृत जानकारी दी है। अब ये संख्या कम न हो, हमारा एवरेज रेशियो क्या रहे, इसके लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, हमारे हाथ में जो कदम है उस कदम में हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं, इन सारी चीजों का चिंतन करना, मनन करना, इसके लिए परिचर्चा में भाग लेना, ये सारा हमारा काम बन जाता है। अब ये सारी जो हमारी जो गलतियां हैं या जहां पर हमारी रुकावटें बनी हैं, हमारा गुस्सा, हमारा चिड़चिड़ होना, हम बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाना, नाराज हो जाना, या इधर की बात उधर करना, ये सारी बातों को, ये सारी आदतों को हम धीरे धीरे करके कम कर दे, एक व्यक्तित्व में बहुत अच्छा सुधार आएगा, मन शांत होगा। इस मन को शांत करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात है कि जो लोग योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं उनको ये सब नहीं होगा। अगर नहीं करते हैं तो हम शुरू करें, क्योंकि भविष्य में ये हमको बहुत अभी आवश्यकता हो जाएगी। क्योंकि आगे तो पासपोर्ट भी इसके बेस पर ही मिलने वाला है कि आपकी इम्यूनिटी पावर कितना काम करती है, आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, ये सारी इसके ऊपर आपके पासपोर्ट भी बनेंगे। हर जगह ये चेक किया जाएगा। तो ऐसे भी हमको प्राणायाम करना है। उस दिन हम कहीं चर्चा कर रहे थे तो उस चर्चा में ये सारी बात निकली कि सूर्य नमस्कार हमारे लिए बहुत जरूरी है। सूर्य नमस्कार के साथ साथ ध्यान मुद्रा जरूरी है, ध्यान मुद्रा के साथ साथ कुछ मंत्र जरूरी है। कोई गायत्री मंत्र कह दे या कुछ कह दे। आदरणीय परताणी जी साहब ने भी गायत्री मंत्र के बारे में बड़ी अच्छी बात कही। उन गायत्री मंत्र का अर्थ समझकर उसको भी 5 बार दोहराएं, एक अजीबोगरीब शक्ति हमारे भीतर दौड़े। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड बैलेंस होता है। और जब माइंड बैलेंस होता है तो हम शांत हो जाते हैं, हम शांत से सोचने का हमको एक तरीका आ जाता है। और ये तरीका जब हमको आ जाता है तो हम हर चीज में हम सकारात्मक सोचना शुरू करते हैं। और जब सकारात्मक सोचना शुरू करते हैं तो फिर समाज संगठन की जहां बात आती है, अब समाज संगठन की बात कितनी आसान है। इस बार बड़ा अच्छा असाइनमेंट सबको मिला है। फिर से एक बार आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से हम समाज के टच में आ रहे हैं। जब हमारे एरिया का सर्वेक्षण चल रहा था तो मैं और अशोक भैया सोनी, हमारे पास में जनार्दन पेट और नमूना और ये अमरावती की 2-3 एरिया हमारे पास है। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का समय लगा। ये कब तक? जब तक मन पे नहीं लिया। जिस दिन मन पे ले लिया 2 दिन में काम हो गया। लेकिन इसके लिए एक मोटिवेशन मिला, किसका? सभापति महोदय का। उन्होंने जूम कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग ली, सबको मार्गदर्शन किया और किस तरीके से काम करना ये बताया। मैं समझता हूं कि अमरावती का काम सबसे बेस्ट हो गया इस विषय पे। और भी जगह अच्छा हुआ होगा, लेकिन जहां तक उस मीटिंग का संबंध है तो मैं समझता हूं कि इतना अच्छा काम हो गया। हम फिर से ऐसे परिवार के टच में आए, ऐसे परिवार हमारे सामने आए कि जो हमारे साथ हमारे गिनती में कहीं थे नहीं। हमारे समाज में नाम लिखाने के लिए उनको शर्म आती थी, लेकिन उनको कुछ स्वाभिमानी, हमारा समाज स्वाभिमानी, उनको कुछ लेने के लिए भी कहीं मुश्किल होती थी, सामने से चल के कहीं नहीं आए। लेकिन जब लोग घर पे पहुंचे तो परिस्थिति समझ में आई कि परिस्थिति बहुत खराब है। ऐसे कॉलेज में एडमिशन ली कि जहां पर हमारे बच्चे नहीं जाते हैं, सिर्फ पैसे के लिए उन्होंने वहां पर एडमिशन ली। इमीडिएट वहां मदद मिली, रिकमेंडेशन यहाँ से गए, सबने फटाफट उनका ऊपर तक भेजा। विदर्भ से, महासभा से इमीडिएट उनको बहुत अच्छी मदद मिली और वो ऐसे कुछ समाज से जुड़ गए ऐसे। और बाद में पता चला वो दोनों की दोनों लड़कियां बहुत कलाकार हैं। ऐसे कई परिवार हैं। समाज को जोड़ने का ये तरीका आज हमारे पास है, ये समय हमारे पास है, हम जोड़ सकते हैं। समाज की ये सेवा हमसे हो सकती है। अब हमारे यहाँ पर भगवान कृष्ण की बात मुझे याद है। अब हमारे यहाँ पर किसकी जरूरत है? अब हमारे यहाँ पर युवाओं की जरूरत है। अब युवा बनकर कौन आएगा? युवा का मतलब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? युवा का मतलब क्या हुआ? जो 80 साल का है वो युवा, जो 50 साल का है वो युवा, जो 40 साल का है वो युवा, जो 25 साल का है वो युवा, जो 20 साल का है वो युवा, जो 17 साल का है यो युवा, 10 साल का है वो युवा नहीं। उम्र से युवा का कोई ताल्लुक नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं जिसके अंदर परिवर्तन की क्षमता है वो युवा।
अब ये परिवर्तन की क्षमता, उम्र का कोई इसमें हिसाब नहीं होता। परिवर्तन की क्षमता की बात करें तो हमारे अध्यक्ष महोदय को देख लें, हमारे सभापति महोदय को देख लें, उनकी उम्र को देख लें, लेकिन पिछले सेशन से लेके ये सेशन तक जो परिवर्तन आया, जिस जिस घर में महासभा का कोई पहुंचा नहीं था, उस घर में महासभा क्या होती है, पदाधिकारी क्या होते हैं, महासभा का काम क्या होता है, हमारा समाज के प्रति क्या काम होता है, हम समाज के सदस्य हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है, ये सारी चीजों का ज्ञान पिछले सत्र में सबको हुआ। ये सारा के सारा पिछले सत्र से, इसके पहले भी महासभा थी, इसके पहले भी सब कुछ था। हर व्यक्ति ने, हर अध्यक्ष ने अपने अपने हिसाब से काम किया होगा, लेकिन इस बार जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन कुछ और था। और इस परिवर्तन के कारण एक एक व्यक्ति जागरूक हो गया। और जब इस परिवर्तन में एक महेश नवमी की एक इतनी सुंदर कल्पना रखी गई कि पूरे देश में जब महेश नवमी मनाने का तरीका बदल गया, उसका स्टाइल बदल गया, उसका पैटर्न गया, दूसरे समाज का हमारे समाज की ओर देखने का तरीका भी बदल गया। ये समाज की एकता, ये समाज की एकजुटता, उसके बाद इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा जुलूस और इतने नारे, और एक एक बहू पढ़ाओ बेटी बचाओ, जैसे सारे जब नारे लगे तो लोग समझ गए कि ये कोई आदर्श समाज है। ये विचार करता है परिस्थितियों पर, ये विचार करता है वर्तमान स्थिति पर, ये विचार करता है भविष्य का, चिंता करता है दूसरों की, और दूसरों के मदद के लिए ये तैयार रहता है। ये वो समाज जब हमारा सामने आए। आज इस महेश नवमी में फिर से ये दिक्कत आ गई, लेकिन इस दिक्कत से हम घबराए नहीं, डरे नहीं। हर जगह, हर बाल संस्कार समिति का संयोजक होने के नाते मुझे कई जगह संपर्क करने का मौका मिला, कई जगह जजिंग करने का मौका मिल रहा है। तो ये सब जगह जब कॉम्पिटिशन चल रही है तो हम परिस्थिति के सामने हमने हाथ नहीं टेके। हमारा हर सदस्य, हमारा महिला मंडल, हमारा युवा समूह, हमारे जितने भी प्रादेशिक मंडल हैं, ये सारे के सारे जो माहेश्वरी संगठन है, ये किसी न किसी तरह से अलग अलग कॉम्पिटिशन से, जैसे हमारे स्टेज पर हो रहा है, सामने हो रहा है, इस ढंग से वो कॉम्पिटिशन्स अरेंज करके उस कॉम्पिटिशन्स को भी सबको बिल्कुल प्रोत्साहन देके उनको सबको सम्मिलित कर रहा है। नहीं, इसका मतलब यह है कि हमारे पास वो क्रिएटिविटी भी है। हम परिस्थिति से हार मानना जानते नहीं, परिस्थिति से लोहा। जब ये स्थिति हमारे पास है तो अब हमारा कर्तव्य बन जाता है। बात चल रही थी युवाओं की, तो परिवर्तन की क्षमता किसमें है? अब परिवर्तन की क्षमता जिसके अंदर है वो इस समाज के संगठन के साथ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके पास एक और जिम्मेदारी बनती है। जो सदस्य समाज के साथ नहीं जुड़ता या समाज को बहुत दूर रखता है या उनके अंदर मिक्स होना नहीं चाहता, ऐसे व्यक्तियों को भी जोड़े। उनके अंदर जो कला है, उनके अंदर जो आर्ट है, उस आर्ट को बाहर निकालने की कोशिश करें। एक एक सदस्य को जोड़े, एक एक घर में जाएं, आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ उनको उनके भीतर का, उनसे थोड़ा सा बातचीत करते, वार्तालाप करते, उनसे थोड़ा सा अपना दिल का रिश्ता बनाएं। और जब ये दिल का रिश्ता गहरा बनेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बहुत सारी समस्याएं जब सामने आएगी तो उसका समाधान भी सामने आ जाएगा। और उसका जब समाधान सामने आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे समाज की हर समस्या का समाधान हमको मिलता रहेगा। हमारी पॉपुलेशन की समस्या हो, हमारे एजुकेशन की समस्या हो, हमारे अर्थ की समस्या हो, ये कितनी भी समस्या गहरी हो, लेकिन इस पर मात करने की ताकत आज इस समय, इस वर्तमान स्थिति में हमारे सभाध्यक्ष, उनकी टीम और उनके साथ जोड़ने का उनका जो तरीका है, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने जोड़ा है जिसके अंदर जो जो चीज देखी उसका पूरा पूरा फायदा, अपने सारे अहंकार को बाजू में रख के एक काम उन्होंने किया है। ये काम उन्होंने किया, ये बात हमको सीखना है, ये बात उनको समझना है। हम छोटी छोटी बात पर ईगो लेकर, छोटी छोटी बात का अहंकार लेकर कहाँ जाएंगे? इस अहंकार का कोई मोल नहीं। हम सब अभी फिलहाल में रामायण हुई, सबने रामायण देखा। रावण के अहंकार का कुछ नहीं रहा। इतना ज्ञानी पुरुष, इतना महापुरुष, इतना विद्वान पुरुष अहंकार के आगे साफ हो गया। तो हम किस बात का अहंकार लेंगे? कोई व्यक्ति अगर हमसे नहीं बात करता है, किसी व्यक्ति से हमारा मतभेद हो गया, हो जाने दो, लेकिन मनभेद नहीं होने देंगे। आज के बाद हम इस बात को अपने आप से प्रॉमिस करेंगे, कसम खा लेंगे कि मेरा इस दुनिया में किसी के साथ अबोला नहीं रहेगा। वैचारिक मतभेद अलग, लेकिन मनभेद नहीं होने दूंगा। जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी, मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं हाजिर।
उनकी जरूरत पड़ती है, मैं सामने से चल के उनसे मांग लूंगा कि यस, मुझे आपकी ये जरूरत की आवश्यकता है, मुझे आपकी आवश्यकता है। बस इतना दिल बड़ा करके अगर हम काम करें, मुझे लगता है कि हमारे समाज का एक एक व्यक्ति बहुत बड़ा खंदा कार्य करता होगा और इतना जबरदस्त कार्य करता होगा समाज को आगे बढ़ाने में, और समाज के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने में, और देश के माध्यम से पूरे दुनिया में हम अपना आदर्श रखने के लिए बहुत सक्षम हैं। इस सक्षमता के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे बड़े ध्यान से, बड़े शांति से सुना। साथ ही साथ मैं सभा अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय भाई श्याम जी सोनी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनके लिए ये शब्द मुझे बहुत छोटा है, क्योंकि मुझे पता है कि उनका इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम रहा कि मैं कई समय उनके प्रोमिसेस पूरा करने में अक्षम रहा, लेकिन हर बार उनका प्यार मुझे मोटिवेट करता रहा, समझाता रहा, संभालता रहा। मेरी दिक्कतों को वो समझते रहे, क्योंकि मैं जिस परिस्थिति से गुजरा उनको वो पता है, और वो परिस्थितियों को समझकर मुझे हर बार अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह प्रदान करते रहे। जय हिंद, जय महेश।